नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडस्केप जीएस यूट्यूब चैनल पर। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर पॉलिटी सीरीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार होते हैं जो हर नागरिक को संविधान ने दिए हैं ताकि हर इंसान अपनी फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी के साथ रहे। ये अधिकार इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, इन अधिकारों को दो कारणों से मौलिक अधिकार कहा जाता है। पहला, इनका उल्लेख भारत के संविधान में है और दूसरा, ये जस्टिसिएबल इन नेचर है, मतलब इनके वायलेशन पर आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। दोस्तों, अब जानते हैं मौलिक अधिकारों के कुछ फीचर्स के बारे में। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हों, विदेशी हों या एनी लीगल एंटिटी हों। अब मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध दी जाती है? अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के मनमानी के विरुद्ध उपलब्ध हैं, कुछ अपवादों के साथ। अनुच्छेद 17 और 15 2, जब राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो कोई संवैधानिक उपचार नहीं है, बल्कि केवल सामान्य कानूनी उपचार है। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? कुछ फंडामेंटल राइट्स राज्य के अधिकार पर सीमाएं लगाते हैं। सम आर नेगेटिव इन नेचर, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 1, 16, 2। कुछ व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, अर्थात पॉजिटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अनुच्छेद 25, 29, 1, 30, 1। Now who has the power to amend fundamental rights? केवल संसद ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे में बदलाव किए बिना उन्हें कम या निरस्त कर सकती है। और दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। नाउ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, वे एब्सोल्यूट नहीं हैं, बल्कि राज्य द्वारा उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इन अधिकारों का दायरा अनुच्छेद 31A, 31B, 31C, 33, 34 और 35 द्वारा भी सीमित है। अब किन मामलों में मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है? अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीड राइट्स को छोड़कर उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीड 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर नहीं। नाउ दोज आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, सबसे पहला है आर्टिकल 12, जो स्टेट को डिफाइन करता है। राज्य को वाइड सेंस में परिभाषित किया गया है और इसमें संघ, राज्यों के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स तथा LIC, ONGC, सेल आदि जैसे लोकल अथॉरिटीज शामिल है। न्यायालय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत तभी आते हैं जब वे अपने गैर न्यायिक कार्य निष्पादित करते हैं। यहां तक कि राज्य के साधन के रूप में काम करने वाला निजी एजेंसी भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आता है। अब है दोस्तों आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13 बताता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में एनफोर्स्ड लॉज, जहां तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है, विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून नल एंड वॉइड होगा। अब है दोस्तों अनुच्छेद 13 संबंधित कुछ सिद्धांत। सबसे पहला है ग्रहण का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। यदि किसी मौलिक अधिकार को, जो पूर्व संवैधानिक कानून को ग्रहण कर लेता है, इस सीमा तक संशोधित कर दिया जाता है कि पूर्व संवैधानिक कानून संशोधित मूल अधिकार से असंगत नहीं रह जाता है, तो ऐसा कानून पुनः वैध हो जाता है। दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत। जब कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो पूरे कानून को अवैध घोषित करने के बजाय कानून के केवल उस हिस्से को हटाया जा सकता है जो सुसंगत हो। तीसरा है छूट का सिद्धांत। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहता तो उसे उस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने से रोक दिया जाता है जिसके लाभ के लिए उस अधिकार का त्याग किया गया है। भारत में कोई व्यक्ति वैधानिक अधिकारों का त्याग कर सकता है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। अंतिम है भावी अधिनिर्णय का सिद्धांत।
सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले के फैसले को पलट सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पूर्ववर्ती प्रभाव से नहीं, बल्कि भावी प्रभाव से लागू होगा। Now actual articles of fundamental rights. First is right to equality, यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 बात करता है कानून के समक्ष समानता के बारे में। राज्य को नागरिकों के बीच कोई भी भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया है। सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पॉजिटिव इन नेचर अर्थात समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, सुरक्षात्मक भेदभाव की अनुमति। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 14 में निहित कानून का शासन मीन्स मनमानी शक्ति का अभाव और कानून के समक्ष समानता संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। समानता के अपवाद कुछ डीपीएसपी को लागू करने के लिए या जैसे भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों, सांसदों और विधायकों, विदेशी राजनयिकों को उपलब्ध छूट। अब है दोस्तों आर्टिकल 15। ये अनुच्छेद राज्य को केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, स्थान या जन्म या इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 15(1) नागरिकों को समान आधार पर अन्य नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है।